तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दो और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुमने पिछले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख लो। और अगर देख चुके हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। कि राजकुमार ने वानचांग शहर पर बहुत बड़ी उम्मीदें लगाई थीं। उन्हें लगता था कि दीचांग घाटी की वह रणनीतिक स्थिति, जहां से हमला भी किया जा सकता था और रक्षा भी, वानचांग शहर पर कब्जा बना रहे, तो उत्तर देश की सेना दक्षिण की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ पाएगी। पर इतने कम समय में वानचांग शहर उत्तर देश की सेना के हाथों गिर गया और शहर कब्जे में लेते ही उत्तर देश ने तुरंत नया प्रांतपाल नियुक्त कर दिया। भूमि नीति में आमूल-चूल बदलाव, सारी भूमि का मालिकाना हक उत्तर राजकुमार के नाम कर दिया। कृषि कर घटाकर सिर्फ 100 में से 1 कर दिया, बाकी सारे कर माफ। कि राजकुमार के मन में यह बात नहीं समा रही थी कि उत्तर राजकुमार को इतनी हिम्मत कैसे हुई। कृषि कर तो सामंतों की सत्ता की जड़ थी, इसे इतना कम कैसे कर दिया। यदि कभी की राजकुमार को भूमि वापस मिल भी गई तो प्रजा क्या उनका साथ देगी। वे तो अब उत्तर राजकुमार को ही अपना उद्धारक मान बैठेगी। क्या उनका ये परपोता पागल हो गया है। पर अभी की राजकुमार के मन में सबसे बड़ी चिंता कर नहीं थी, सवाल था कि देश को कैसे बचाया जाए। वानचांग और पूर्व सूर्य शहर गिरते ही 2 लाख की सेना एक झटके में खत्म। राजधानी में अभी कुछ सेना बची थी। यदि जबरदस्ती भर्ती की जाए तो जल्दी से 2 लाख और इकट्ठे हो सकते थे। पर ऐसे सैनिकों में लड़ने की ताकत नामात्र की, बस बाणों के लिए ढाल बन सकते थे। बीमार होने के बावजूद कि राजकुमार ने बीमार शरीर घसीटकर आदेश दिए। अब वे युद्ध के रथ से पूरी तरह बंध चुके थे, चाहकर भी समर्पण नहीं कर सकते थे। कुलीन परिवार कभी नहीं मानते। यदि कि राजकुमार झुक गए तो उनके परिवारों का क्या होगा। उन्होंने वानचांग शहर में उत्तर देश की सेना द्वारा की गई भूमि जब्ती की बात सुनी थी। ये कुलीनों की कमर तोड़ने वाली नीति थी, वे कभी नहीं होने देंगे। जल्दी ही राजधानी में 2 लाख की नई सेना इकट्ठी हो गई, ज्यादातर जबरन भर्ती किए गए किसान, लड़ने की क्षमता न के बराबर। पर हालात ऐसे थे कि अब इससे ज्यादा की उम्मीद कौन कर सकता था। कुलीन परिवारों ने कि देश बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उधर आनपिंग शहर में गहन रात्रि, वीर प्रताप अपने कक्ष में बैठे थे। श्वेतयुआनचेन की भेजी युद्ध रिपोर्ट पढ़कर उनके होठों पर व्यंग्य की मुस्कान तैर गई। क्या ये कि देश के कुलीन परिवार सचमुच उनके साथ अंत तक लड़ना चाहते हैं। पर अंडा पत्थर से टकराएगा तो अंडा ही टूटेगा। तभी काली वर्दी में सजी बाई किंकिंग कमरे में दाखिल हुई। भावहीन स्वर में बोली, राजकुमार, अब विश्राम का समय हो गया है। इस बार दक्षिण यात्रा में वीर प्रताप मुख्य सेनापति नहीं थे, वे सिर्फ पीछे से निर्देश दे रहे थे। इसलिए उनकी देखभाल के लिए दासियां साथ थीं और बाई किंकिंग उनकी मुख्य देखभाल करने वाली। उत्तर राजकुमार भवन छोड़ते समय चू युकिन ने बाई किंकिंग को विशेष रूप से कहा था, राजकुमार का पूरा ख्याल रखना। तब से बाई किंकिंग उनके भोजन, विश्राम, सब कुछ का प्रबंधन करती थी। भावहीन और अप्रतिम सुंदर बाई किंकिंग को देखकर वीर प्रताप ने जो कुछ हाथ में था रख दिया। बोले, ठीक है, अब सोने का समय हो गया है। बाई किंकिंग के पीछे पीछे वीर प्रताप अपने शयन कक्ष में गए। कमरे में घुसते ही बोले, बाई, आज रात तुम मेरे साथ रहोगी। ये सुनकर बाई किंकिंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह इस सेवा के आदी हो चुकी थी, ऐसी बातें अब नई नहीं थीं। जी राजकुमार, बस इतना कहते ही वीर प्रताप ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी पतली कमर को थामकर बोले, बाई, इतने दिनों से मेरे पास लौट आए हो, फिर भी इतनी संकोच क्यों। ऐसा कहते हुए उनका हाथ बाई किंकिंग के वस्त्रों के भीतर सरकने लगा। सामान्यतः भावहीन बाई किंकिंग के गालों पर अब हल्की सी लाली छा गई, पर वह कुछ न बोली। चुपचाप वीर प्रताप की छाती से लग गई, उन्हें जो करना था करने दिया। ठंडी सुंदरता के चेहरे पर लज्जा की वो हल्की लाली देख वीर प्रताप ने और संयम नहीं रखा, तुरंत उसे गोद में उठाकर शैया पर ले गए। अंत में वीर प्रताप के मार्गदर्शन में बाई किंकिंग ने पहली बार प्रिय कहकर पुकारा। अगली सुबह बाई किंकिंग की मदद से वीर प्रताप ने वस्त्र धारण किए। जैसे ही वे नाश्ते के लिए बैठने वाले थे, एक दासी आए और बोली, राजकुमार की परिवार के मुखिया आपसे भेंट करना चाहते हैं। ये सुनकर वीर प्रताप एक पल के लिए ठिठके। की परिवार? कौन सा की परिवार? तुरंत पूछा, की परिवार?
कौन सा की परिवार? दासी ने कहा कि देश की सीमा में रहने वाला कुलीन परिवार। उनका मुख्यालय वानचांग शहर में है। मुखिया जी का कहना है कि श्वेतयुआन सेनापति ने उन्हें आपके पास भेजा है। वे विशेष रूप से आपसे मिलना चाहते हैं। दासी के शब्द सुनकर वीर प्रताप को समझ आया, वानचांग शहर का वही प्रमुख कुलीन परिवार। वानचांग कब्जे में आने के बाद आसपास की भूमि का मालिकाना हक बदल गया था। श्वेतयुआनचेन के पत्रों में पढ़ा था कि वानचांग का सबसे बड़ा कुलीन परिवार बहुत सहयोगी रहा, बहुत सारा सोना चांदी सौंपा, भूमि हस्तांतरण में पूरी मदद की। थोड़ा विचार कर वीर प्रताप ने फैसला किया, मिलते हैं। सामान्यतः ऐसे स्थानीय कुलीन परिवार के मुखिया को राजकुमार से मिलने का हक नहीं होता, पर वीर प्रताप ने सोचा कि देश में इस परिवार का कुछ प्रभाव है। भविष्य में इन्हें सहारा देकर अन्य छोटे परिवारों के लिए उदाहरण बनाया जा सकता है। नाश्ता करने के बाद वीर प्रताप ने की परिवार के मुखिया से मुलाकात की। मुखिया कोई बड़ी बात करने नहीं आए थे, बस अपनी निष्ठा दिखाने। और हाँ, उन्होंने एक सूची भी सौंपी कि देश के उन परिवारों की जिन्होंने की राजकुमार का साथ देकर उत्तर देश की सेना का विरोध किया था। साफ था, वे मार्गदर्शक बनकर बदला लेना चाहते थे। वीर प्रताप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे तो कि देश के कुलीन परिवारों को साफ करने वाले थे ही। ये सूची काम आएगी। मुलाकात के बाद वीर प्रताप ने श्वेतयुआनचेन को सैन्य आदेश भेजा, राजधानी की ओर बढ़ो। साथ ही वे खुद आनपिंग शहर में नहीं रुके। 50,000 सैनिकों को लेकर दक्षिण रवाना हो गए, वानचांग शहर की ओर। अब वीर प्रताप को मोर्चे पर रहने की जरूरत नहीं थी। वे महाराज थे। युद्ध लड़ना उनका काम नहीं, पीछे से निर्देश देना और लोगों का सही इस्तेमाल करना उनका धर्म था। वानचांग शहर पहुंचते ही सड़कें खाली नहीं थीं, कि देश की प्रजा दोनों ओर खड़ी थी, उत्साह से उनका स्वागत कर रही थी। कर माफी जैसी बात ने प्रजा का दिल जीत लिया था। पहले की देश में कुलीनों के तरह तरह के कर प्रजा को लूटते थे। उत्तर राजकुमार के आने से वे कर खत्म हो गए। प्रजा उन्हें अपना उद्धारक मान रही थी। वानचांग पहुंचते ही पता चला, श्वेतयुआनचेन 1.5 लाख सेना लेकर राजधानी की ओर बढ़ चुके हैं। अगले पखवाड़े में वे लगभग हर दिन एक शहर कब्जा करते गए। एक के बाद एक शहर गिरने की खबर राजधानी पहुंचती गई, कि राजकुमार और कुलीन परिवारों में आतंक फैलता गया। अंत में महज 1 महीने में श्वेतयुआनचेन ने वीर प्रताप की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए 1.5 लाख उत्तर देश की सेना को की देश की राजधानी के बाहर पहुंचा दिया। जबकि राजकुमार को खबर मिली कि उत्तर देश की सेना राजधानी के बाहर है, तो वे डर से जमीन पर गिर पड़े। उसी समय कि देश की राजधानी में कि राजकुमार भवन के भीतर कि राजकुमार जमीन पर बैठे थे, चेहरा भय से सफेद। ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी कैसे? तभी पास बैठी की रानी ने चिंता से उनका हाथ थामा। बोली, महाराज अब भाग चलिए। ये सुनकर कि राजकुमार जैसे भड़क उठे, गरज कर बोले, नहीं, मैं भागूंगा नहीं। मेरे पास अभी 2 लाख सेना है। मैंने दरबार को पत्र लिख दिया है। दरबार निश्चय ही सहायता भेजेगा। मुझे विश्वास नहीं कि सुम सम्राट चुपचाप बैठकर कि देश को गिरते देखेगा। कि राजकुमार का चेहरा विकृत हो गया। उनके मन में भागने या समर्पण करने का विचार तक नहीं था। श्वेतयुआनचेन ने 1.5 लाख की सेना लेकर की देश की राजधानी के बाहर डेरा डाला, पर तुरंत हमला नहीं किया। आखिर की राजकुमार वीर प्रताप के मामा थे। इतने निकट संबंध को देखते हुए शुरू से ही हिंसा का सहारा लेना उचित नहीं था। एक तरफ श्वेतयुआनचेन वीर प्रताप के हमले के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, दूसरी तरफ हर रोज राजधानी की प्राचीर के नीचे सैनिक चिल्लाते कि राजकुमार से जल्दी समर्पण करने की मिन्नत करते। कुछ दिनों तक राजधानी के कुलीन परिवार जैसे तवे पर चढ़ी चींटियों से बेचैन हो उठे। शुरू में उन्हें पूरा भरोसा था कि उत्तर राजकुमार को रोका जा सकता है, पर आश्चर्य हुआ, उत्तर देश की सेना इतनी जल्दी राजधानी के बाहर पहुंच गई। अब मुसीबत सिर पर थी। यदि उत्तर देश की सेना सचमुच घुसी तो उनके कुलीन परिवारों का सफाया हो जाएगा, लूट, कत्लेआम, सब कुछ। डर के मारे कुछ कुलीन परिवारों के मन में एक चालाक योजना जागी, सारा दोष की राजकुमार पर डाल दो। यदि कि देश की सेना उत्तर देश का मुकाबला न कर सकी तो वे लोग तुरंत की राजकुमार भवन में घुसेंगे, कि राजकुमार के पूरे परिवार को बंधक बनाकर उत्तर राजकुमार के सामने ले जाएंगे। शायद उत्तर राजकुमार उनकी इस पहलकदमी और मुख्य अपराधी की राजकुमार को पकड़कर लाने से प्रसन्न होकर कुलीन परिवारों को बख्श दे। उन्होंने सुना था कि वानचांग शहर का की परिवार अब भी आराम से जी रहा है।
भले धन दौलत गंवानी पड़ी हो पर जान तो बची, मरने मिटने से तो बेहतर है। 2 दिन बाद वीर प्रताप का सैन्य आदेश श्वेतयुआनचेन के शिविर में पहुंचा। अगली सुबह उत्तर देश के शिविर में ढोल की थाप गूंज उठी। ढोल की आवाज सुनते ही राजधानी में सबके रोंगटे खड़े हो गए। सबको लगा उत्तर देश की सेना अब हमला करने वाली है। उसी समय की राजकुमार अभी भी अपने भवन में थे। ढोल की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची, पर एक रक्षक दौड़ता हुआ आंगन में घुसा। चेहरा सफेद, कांपते स्वर में बोला, महाराज, विपत्ति आ गई। छोटाऊ, उत्तर देश की सेना ने हमला कर दिया है। ये सुनते ही बीमार की राजकुमार कुर्सी से उछलकर खड़े हो गए। कि रानी ने झट से उनका सहारा लिया। महाराज, जल्दी भागिए। कि रानी बहुत डर गई थीं। उन्हें विश्वास नहीं था कि देश की राजधानी उत्तर देश की सेना का मुकाबला कर पाएगी। यदि कर पाती तो जियांग शहर, वानचांग, पूर्व सूर्य, ये सब शहर न गिरते। इतने शहर गिर चुके हैं तो राजधानी कैसे टिकेगी। रानी की बात सुनकर कि राजकुमार ने उन्हें झटके से अलग किया। बाहर की ओर बढ़ते हुए बोले, मैं राजकुमार हूं, कभी नहीं भागूंगा। मुझे विश्वास नहीं कि उत्तर देश के 1.5 लाख सैनिक मेरी राजधानी में घुस पाएंगे। आओ, कवच पहनाओ, मैं खुद युद्ध का संचालन करूंगा। ये सुनकर कि रानी का चेहरा अमृत सा सफेद पड़ गया। महाराज, ऐसा मत कीजिए। रानी दौड़कर उनके हाथ थाम लेती है। महाराज, आप नहीं जा सकते। इस बार की राजकुमार ने इतनी ताकत से झटका दिया कि रानी जमीन पर गिर पड़ी। मैं खुद देखूंगा उत्तर देश की सेना कितनी भयंकर है। रानी रोते हुए चीखी, महाराज, मत जाए। महाराज, कि राजकुमार ने आदेश दिया, रानी को पकड़कर रखो। फिर कवच पहनकर घोड़े पर सवार होकर प्राचीर की ओर बढ़ गए। पीछे सिर्फ रोती हुई रानी रह गई। उधर राजधानी के कुलीन परिवार हान परिवार के अतिथि कक्ष में इकट्ठे थे। हान परिवार की देश का सबसे बड़ा कुलीन परिवार था। कि राजकुमार को जब यह क्षेत्र मिला था तो हान परिवार ने ही उनका सबसे अधिक साथ दिया, संसाधन दिए, ताकत दी। यदि हान परिवार न होता तो कि राजकुमार आज होते ही नहीं। कि राजकुमार भवन में हान परिवार की कई रानियां थीं। दोनों परिवार गहरे रिश्तों से बंधे थे, इसलिए हान परिवार को उत्तर देश की सेना के राजधानी में घुसने का सबसे अधिक डर था। अभी कुलीन परिवारों के मुखिया आपदा से बचने की योजना बना रहे थे। अब भागना बहुत देर हो चुकी थी। उत्तर देश की सेना द्वार पर खड़ी थी। भाग भी जाते तो पूर्वजों की दौलत तो छोड़नी पड़ती ही, उत्तर देश के सैनिक पकड़ लेते या मार देते। अब सोच बदलनी होगी। अतिथि कक्ष में घोर सन्नाटा छाया था। कुलीन मुखियाओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें। वातावरण इतना भारी कि सांस लेना मुश्किल। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आंगन में घुसा और चिल्लाया, मुखिया जी, मुखिया जी, बड़ी विपत्ति हो गई। सेवक के इस अचानक दाखिले से हान फू का चेहरा काला पड़ गया। क्रोध से बोले, यह क्या शोर मचा रखा है? क्या हुआ? सेवक ने हाँफते हुए कहा, उत्तर देश की सेना ने हमला शुरू कर दिया है। और कि राजकुमार ने खुद कवच पहनकर प्राचीर पर चढ़कर युद्ध का संचालन करने गए हैं। ये सुनते ही अतिथि कक्ष में हंगामा मच गया। अब क्या होगा? क्या शहर की सेना टिक पाएगी? कि राजकुमार प्राचीर पर क्यों चढ़ गए? यदि उन्हें कुछ हो गया तो? सब एक साथ बड़बड़ा रहे थे। कुछ देर बाद एक मुखिया ने हान फू से कहा, हान मुखिया, हमें जल्दी से कि राजकुमार को वापस बुलाना होगा। यदि उन्हें कुछ हो गया तो हमारी योजना का क्या होगा? उनकी योजना थी, यदि राजधानी गिरी तो कि राजकुमार को पकड़कर सारा दोष उनके सिर डालना और उत्तर राजकुमार से समर्पण करना। पर अब कि राजकुमार प्राचीर पर हैं, यदि कोई बाण लग गया तो मुख्य अपराधी कौन बचेगा? नहीं, कि राजकुमार को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सोचकर हान फू ने तुरंत सेवक से कहा, तुरंत हान वू को भेजो कि राजकुमार को वापस लाए। उन्हें किसी भी हाल में कुछ नहीं होना चाहिए। हान फू द्वारा बताए गए हान वू की देश के सेनापति थे। सबसे महत्वपूर्ण, वे हान परिवार के सदस्य थे। ऐसे हालात में हान वू अब की राजकुमार की नहीं सुनेंगे, हान परिवार की सुनेंगे। हान फू का आदेश हुआ कि हान वू तुरंत मानेंगे। ऐसा कहते कहते हान फू को एक और बात याद आई। बोले, दोनों तरफ की तैयारी रखो, किसी को भेजो हान यू को कि राजकुमार भवन घेरने को कहो। भवन से कोई भी बाहर न निकल पाए। जब शहर के कुलीन परिवार अपनी चालें चल रहे थे, उधर उत्तर देश की सेना भी सक्रिय हो गई। कि राजकुमार जैसे ही प्राचीर पर पहुंचे, आकाश से असंख्य गोले बरसने लगे।
अगले ही पल प्राचीर पर खड़े सैनिक हवा में उड़ गए। ये दृश्य देख के राजकुमार डर से जमीन पर बैठ गए। कांपते स्वर में बड़बड़ाए, ये कौन सा हथियार है? इतना भयंकर हथियार कैसे? उन्हें संभलने का समय भी नहीं मिला कि राजधानी का द्वार धड़ाम से उड़ गया, विशाल छेद हो गया। मजबूत दीवारें भी चूर चूर। कि राजकुमार पूरी तरह स्तब्ध, भागना भी भूल गए। प्राचीर पर सैनिक तोपों की मार से इधर उधर भागने लगे। तभी कि राजकुमार को होश आया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। गोले बिना भेदभाव के गिर रहे थे। एक गोला उनके पास ही गिरा। दिमाग सुन्ना, फिर सब कुछ अंधेरा। कि राजकुमार वहीं समाप्त हो गए। उत्तर देश की सेना ने की देश की राजधानी पर घेरा डाला, पर यह घेराबंदी ज्यादा देर नहीं चली। कि देश के सैनिकों में लड़ने की जरा सी भी इच्छा शेष नहीं बची थी। जब उन्होंने वह भयंकर हथियार देखा जो आकाश से गरजता हुआ मौत बरसाता था, तो उनके मन से प्रतिरोध का नामोनिशान मिट गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका राजा ही टुकड़ों में बिखर चुका था। जब राजा ही नहीं बचा तो किसके लिए लड़े, किसके लिए प्राण दें? 4 घंटे भी नहीं बीते थे कि राजधानी की टूटी फूटी प्राचीर पर फटे पुराने सफेद झंडे लहराने लगे। उत्तर देश की सेना ने तेजी से शहर में घुसकर उन जिद्दी सैनिकों पर अंतिम प्रहार किया जो अभी भी टिके हुए थे। उसी समय हान फू ने की राजकुमार भवन को पूरी तरह से घेर रखा था। जबकि रानी ने देखा कि भवन के चारों ओर दांत किटे हुए सशस्त्र सैनिकों की भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो वे घबरा उठी। जोर से चीखीं, तुम लोग कौन हो? क्या विद्रोह करने चले हो? आगे खड़ा सेनापति हान यू मुस्कुराया और बोला, क्षमा कीजिए कि रानी, हम तो बस की राजकुमार भवन की सुरक्षा के लिए आए हैं। बाहर शहर में युद्ध मचा है, क्या पता कोई लुटेरा घुस आए और आपको हानि पहुंचा दे। कि रानी मूर्ख नहीं थी। उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया कि हान यू का इरादा क्या है। उनके मन में भय की लहर दौड़ गई। कि राजकुमार युद्ध देखने प्राचीर पर गए थे। भवन में अब कोई सैन्य शक्ति नहीं बची। वे अकेली स्त्री क्या कर सकती थी? उधर कुलीन परिवारों के मुखिया अभी भी समर्पण की योजना बना रहे थे कि एक सैनिक अतिथि कक्ष में दौड़ता हुआ घुसा। चीखा, मुखिया जी, बड़ी विपत्ति हो गई। सबके मन में झटका लगा। सबसे पहले विचार यही आया, क्या कि राजकुमार को कुछ हो गया? सैनिक के अंदर आते ही हान फू ने घबराकर पूछा कि राजकुमार को कुछ हुआ है? सैनिक हकलाते हुए बोला, नहीं, वह नहीं। उत्तर देश की सेना ने शहर तोड़ दिया, राजधानी गिर गई। क्या? अतिथि कक्ष में बैठे कुलीन मुखिया एक साथ खड़े हो गए, चेहरों पर स्तब्धता और आतंक। उन्होंने उत्तर देश की ताकत के बारे में सुना था, पिछले युद्धों से सबक भी लिया था, पर फिर भी सोचा था कि राजधानी की ऊंची मजबूत दीवारें कम से कम कई दिनों तक टिकेंगी। पर हमला शुरू हुए 4 घंटे भी नहीं बीते थे कि शहर टूट चुका था। अचानक सब समझ गए, अब सचमुच विपत्ति सिर पर है। हान फू ने तुरंत पूछा कि राजकुमार कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं लौटे? सैनिक ठिठका। हान फू का सब्र जवाब दे गया। गरज कर बोले, सुना नहीं कि राजकुमार कहाँ है? क्यों नहीं लौटे? सैनिक कांपते हुए बोला, मेरे अधीनस्थ को नहीं पता, पर लौटते समय कुछ सैनिक कह रहे थे कि राजकुमार। पहले ही सबके मन में बिजली सी कौंध गई कि राजकुमार की हालत का अंदाजा हो गया। हान फू ने क्रोध से दांत पीसे, पहले ही क्या? साफ साफ बोलो। सैनिक ने कहा, वे स्वर्ग सिधार चुके हैं। ये सुनते ही हान फू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गए, पर जल्दी ही संभले। तुरंत अन्य मुखियाओं से बोले, सज्जनों, तुरंत की राजकुमार भवन चले। कि राजकुमार भले मर चुके हों, पर उनका परिवार अभी बाकी है। यदि हम उनके परिवार को पकड़ लें तो उत्तर राजकुमार से समर्पण अभी भी कर सकते हैं। ये सुनते ही सब जैसे नींद से जागे, एक साथ की राजकुमार भवन की ओर दौड़े। कुछ ही देर में की देश के सारे बड़े कुलीन परिवारों के मुखिया वहां जमा हो गए। कि रानी और की राजकुमार के अन्य परिजनों को बांध लिया गया। कि रानी क्रोध से चीखीं, यह क्या कर रहे हो? मैं की रानी हूं, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई? हान फू ने व्यंग्य से कहा, रानी, अब की देश तो मिट चुका है, आप किसकी रानी रह गईं? ये सुनकर कि रानी का दिल धड़क गया। वे हान फू को भय से देखकर बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? हान फू ने उदासीन स्वर में कहा, आपको अभी तक पता नहीं। राजधानी गिर चुकी है, कि राजकुमार युद्ध में मारे गए। अब उत्तर देश की सेना शहर में घुस चुकी है। एक झटके में की रानी स्तब्ध रह गईं। बड़बड़ाई, नहीं,
यह असंभव है। महाराज कैसे? बात पूरी होने से पहले ही उनकी आंखें बंद हो गईं। वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ीं। हान फू ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। फिर सैनिकों से बोले, सबको ले चलो। फिर कुलीन परिवारों ने कि देश के कुछ अधिकारियों को साथ लिया और शहर के द्वार पर जाकर उत्तर देश की सेना के सामने समर्पण कर दिया। जब श्वेतयुआन चेन राजधानी में दाखिल हुए तो कुलीन परिवार और की देश के अधिकारी जमीन पर माथा टेके हुए थे, चारों ओर फैली विशाल भीड़। श्वेतयुआन चेन ने उन कुलीनों और अधिकारियों पर नजर डाली, फिर नजर की राजकुमार के परिजनों पर ठहरी। तभी हान फू ने सिर उठाकर जल्दी से कहा, सेनापति जी, ये की राजकुमार के परिजन हैं। राजकुमार मर चुके हैं। हमने डर था कि कहीं ये भाग न जाएं, इसलिए इन्हें पकड़ लिया। कृपया इनका न्याय करें। ये सुनकर श्वेतयुआन चेन की आंखों में क्रोध की चमक कौंधी। कुलीनों ने खुद पहल करके समर्पण किया था, इससे उन्हें कोई अच्छा भाव नहीं आया। उल्टे अपने राजा को बलि का बकरा बनाकर जिम्मेदारी से बचने का ये ढोंग उन्हें बहुत खटका। वे अच्छी तरह समझते थे ये कुलीन सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। मन में घृणा के बावजूद श्वेतयुआन चेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस बोले, हमारे महाराज दयालु हैं। जो उत्तर देश की सेना के मार्ग में नहीं आए, उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। तुम सब अस्थायी रूप से अपने घर लौट जाओ। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। ये सब सत्ता के खेल के पुराने खिलाड़ी थे। श्वेतयुआन चेन के शब्दों का मतलब तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा, जो उत्तर देश की सेना के मार्ग में नहीं आए। पर ये कुलीन तो की राजकुमार के साथ थे। वे सब विरोधी थे। क्या बाद में उत्तर राजकुमार इनसे हिसाब नहीं लेंगे? कुलीन मुखियाओं के मन में घोर चिंता छा गई, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। तभी हान फू खड़े हुए, बोले, उत्तर राजकुमार का धन्यवाद। सेनापति का धन्यवाद। उत्तर राजकुमार दयालु हैं। हम जीवन पर्यंत उनका साथ देंगे। ऐसा कहकर हान फू ने जैसे कुछ हुआ ही नहीं अपने हान परिवार को लेकर चले गए। हान परिवार के जाते ही बाकी कुलीन परिवार भी एक एक करके बिखर गए। पीछे रह गए सिर्फ की देश के अधिकारी और की राजकुमार के परिजन। तभी की रानी को होश आया। सामने उत्तर देश की सेना देखकर वे फिर से घबरा उठी। अब उन्हें की राजकुमार की मृत्यु का सच स्वीकार हो चुका था। पर सवाल अब ये था कि राजकुमार भवन के लोग क्या करेंगे, कैसे बचेंगे? श्वेतयुआन चेन ने की राजकुमार के परिजनों पर नजर डाली, फिर पीछे खड़े सैनिकों से बोले कि राजकुमार का शव ढूंढो। जी सेनापति, चाहे जीवित हो या मृत, शव देखना जरूरी था। श्वेतयुआन चेन सिर्फ की देश के सैनिकों की बात पर भरोसा नहीं करने वाले थे। तभी उनके पास खड़े उप सेनापति ने पूछा, सेनापति जी, इन लोगों का क्या करें? नजर की राजकुमार के परिजनों पर थी। श्वेतयुआन चेन ने शांत स्वर में कहा, पहले इन्हें की राजकुमार भवन ले चलो, वहां बंदी रखो। महाराज के राजधानी पहुंचने के बाद फैसला होगा कि इनका क्या करना है। आखिर की राजकुमार वीर प्रताप के मामा थे। भले युद्ध में मारे गए हो, पर उनके परिवार का फैसला सिर्फ वीर प्रताप ही कर सकते थे। ऐसा कहकर सैनिकों ने की राजकुमार के परिजनों को भवन में ले जाकर बंदी बना लिया। कि राजकुमार भवन के लोग भवन लौटते ही भय से कांप उठे। अब की राजकुमार नहीं रहे, उनका आश्रयदाता चला गया। वे अब सिर्फ कैदी थे। पुरानी रीतियों के अनुसार ऐसे हालात में की राजकुमार भवन के सारे लोग, स्त्री पुरुष बच्चे, सबकी हत्या होने की संभावना बहुत अधिक थी। भवन में चारों ओर आतंक का साया छाया था। कुछ तो रोते बिलखते थे, कुछ चुपचाप कोने में सिमटकर मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर सबसे अधिक डर उन कुलीन परिवारों को था जो शहर में बसे थे। श्वेतयुआन चेन ने उन्हें अस्थायी रूप से छोड़ दिया था, पर यह छूट सिर्फ कुछ दिनों की थी। जैसे ही वह की राजकुमार भवन से उनके संबंध स्पष्ट कर लेंगे, इन कुलीनों से हिसाब चुकता होगा। वे चुप बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते थे। बेशक उत्तर देश की सेना से सीधे टकराने का विचार उनके मन में भी नहीं आया। उनके पास भयंकर हथियार थे, लाखों की सेना को चूर चूर कर दिया था। उनके निजी सैनिक क्या टिक पाते? अब एक ही रास्ता बचा था, राजधानी से भाग जाना। बड़े बड़े कुलीन परिवार पहले ही उत्तर राजकुमार के सामने झुक चुके थे। इससे उत्तर देश की सेना की सतर्कता शायद ढीली पड़ गई होगी। सब मुखियाओं ने एक ही निष्कर्ष निकाला, चुपके चुपके संपर्क साधा, भागने की योजना बनाई। राजधानी के चारों ओर फैले इन कुलीन परिवारों को एक जगह इकट्ठा होना मुश्किल था, पर यही उनकी ताकत भी थी। अलग अलग दिशाओं से भागेंगे तो उत्तर देश की सेना का ध्यान बढ़ जाएगा।
यदि एक ही दिशा में भागते तो घेर लिया जाता, सबके सब पकड़े जाते। विभिन्न द्वारों से निकलेंगे, उत्तर देश की सेना का ध्यान बिखर जाएगा, बचने की संभावना बढ़ जाएगी। हान फू ने योजना पक्की कर ली। तुरंत परिवार को सामान बांधने को कहा, साथ ही बंदी बनाए गए सैनिकों से संपर्क किया। कुछ दिनों बाद एक शाम की राजधानी के सबसे चमकते दमकते वेश्यालय में अचानक आग लग गई। पूरी राजधानी का ध्यान उधर खींच गया। उसी मौके पर कई दल पहले से तय रास्तों पर दौड़े, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, चारों द्वारों की ओर। इन कुलीन परिवारों में महागुरु स्तर का कोई योद्धा नहीं था, पर महागुरु स्तर के योद्धा जरूर थे। उन्हें भरोसा था कि ये योद्धा द्वार तोड़कर रास्ता बना देंगे। पर जैसे ही वे द्वार के रक्षक सैनिकों के पास पहुंचे, उत्तर देश के हथियारों ने उनके सारे सपने चूर चूर कर दिए। महागुरु स्तर के योद्धा द्वार तक पहुंचे भी नहीं थे कि उत्तर देश के सैनिकों के अग्नि हथियारों ने उन्हें छलनी कर दिया। पर किस्मत में कभी कभी अनहोनी भी होती है। उत्तर द्वार पर पहले से एक विशाल छेद था। हान परिवार के कुछ लोग अपने निजी सैनिकों की ढाल में उस छेद से निकल भागे। जब श्वेतयुआनचेन को खबर मिली कि कुछ लोग सचमुच भाग निकले, तो वे क्रोधित होने के बजाय मुस्कुरा दिए। यदि कुलीन परिवार भागते नहीं तो उन्हें हाथ साफ करना मुश्किल होता। अब उन्होंने खुद मुसीबत मोल ली, अब उन्हें दोष नहीं दे सकते। श्वेतयुआनचेन ने तुरंत संदेशवाहक को इशारा किया। रात के आकाश में एक विशाल आतिशबाजी फूटी, सिग्नल फ्लेयर। उसी पर लंबे समय से तैयार घुड़सवार सेना दौड़ पड़ी। रात बीत गई कि राजधानी के बड़े बड़े कुलीन परिवार इतिहास बन गए। कि राजधानी के गिरने की खबर तेजी से सभी शक्तियों तक पहुंची, दरबार तक भी। महान शिया राजधानी, सम्राट का अध्ययन कक्ष। सुम सम्राट मेज पर बिछी खुफिया रिपोर्ट को घूरते हुए बैठे थे। भौहें सिकुड़ी हुई। उन्हें पहले से अंदाजा था कि देश का अंत समय की बात है, पर इतनी जल्दी यह नहीं सोचा था। क्या उस विद्रोही के हथियार सचमुच इतने भयंकर हैं कि देश की लाखों की सेना, ऊपर से दरबार के 20,000 सैनिक, सब मिलकर भी उस विद्रोही नान के दक्षिण अभियान को नहीं रोक पाए। इस रफ्तार से तो जल्दी ही वह विद्रोही राजधानी के द्वार पर दस्तक देगा। तभी कक्ष की मोमबत्तियां अचानक टिमटिमाई, जैसे दो हवाएं कमरे में घुसी हों। अगले ही पल यू चांगकिंग और फू हुनचौ अध्ययन कक्ष में प्रकट हो गए। सुम सम्राट ने असंतुष्ट स्वर में कहा, हमने भले ही गठबंधन किया हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे महल में मनमाने घूमो और जहां चाहो वहां प्रवेश करो। यू चांगकिंग ने सम्राट की बात को अनसुना कर दिया। दाढ़ी सहलाते हुए बोले, मुझे लगता है महाराज को कि देश के विनाश की खबर मिल चुकी होगी। सम्राट ने कहा, मिल गई तो क्या? यू चांगकिंग ने जारी रखा, हमारे जासूसों ने पुष्टि की है, रहस्यमयी चंद्र महल की पूर्व महापालिका और वर्तमान महापालिका दोनों उत्तर राजकुमार के साथ दक्षिण जा रही हैं। उनकी रफ्तार देखकर लगता है 3 महीने में राजधानी पहुंच जाएंगी। हमें तैयारी करनी होगी। सम्राट ने उदासीन स्वर में कहा, मैं बहुत पहले से तैयार हूं। फू हुनचौ ने पूछा, चूंकि महाराज कहते हैं कि तैयार हैं, तो क्या हमें ये बताया जा सकता है कि आप उस दिव्य हथियार का उपयोग किसके हाथों करवाना चाहते हैं? ये सुनते ही सम्राट की भौहें सिकुड़ गईं। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने दोनों पर तीखी नजर डाली। क्या तुम दोनों को उस दिव्य हथियार में रुचि है? सम्राट को अचानक लगा, ये दोनों उस हथियार पर नजर गड़ाए बैठे हैं, अन्यथा ये सवाल क्यों? सम्राट के गलतफहमी को देखकर यू चांगकिंग हंसे, बोले, महाराज शायद नहीं जानते, ऐसी शक्ति का हथियार कोई भी नहीं चला सकता। आपने पहले कहा था एक सैनिक ने गलती से दिव्य हथियार चला दिया था, परिणामस्वरूप वह सैनिक पल भर में प्रतिक्रिया से मर गया। ऐसा खतरनाक हथियार यदि भरोसेमंद व्यक्ति के हाथ में न दिया जाए तो न सिर्फ उसे खतरा होगा, बल्कि यह भी संदेह है कि वह पूर्व महापालिका पर असर करेगा भी या नहीं। यू चांगकिंग की बात सुनकर सम्राट गहरे विचार में पड़ गए। ये सचमुच समस्या थी। वे लंबे समय से सोच रहे थे ये हथियार किसके हाथ में दें। यदि किसी और को सौंपा और युद्ध में उसने विश्वासघात किया तो क्या होगा? खुद ही मारा जाएगा। पर हथियार इतना विकृत था। हर बार जब वे देखते थे कि वह हथियार योद्धाओं का रक्त चूसता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसा अजीब हथियार यदि उन्होंने खुद चलाया और प्रतिक्रिया हुई। बहुत सोच विचार के बाद सम्राट ने घोषणा की, मैं स्वयं इस दिव्य हथियार का उपयोग करूंगा। तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर यू चांगकिंग मुस्कुराए, बोले, महाराज में क्या साहस है? चूंकि महाराज ने स्वयं चलाने का फैसला किया है तो हम और कुछ नहीं कहेंगे।
क्लाउड सिटी, लू यी का अस्थायी निवास। आंगन में सेनापति चुपचाप बैठे थे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। यहाँ मौजूद बहुत से लोग मूल रूप से इसलिए लू यी के साथ थे क्योंकि उत्तर राजकुमार उनका साथ दे रहा था। पर अब उत्तर राजकुमार स्वयं सेना लेकर दक्षिण जा रहा है, सम्राट की सहायता के बहाने। और उसने इतने कम समय में कि देश जीत लिया। वे मूर्ख नहीं थे, सब समझ रहे थे उत्तर राजकुमार का असली मकसद सिंहासन है। लू यी के आसपास भले ही शक्तिशाली लोग थे, पर सबके अपने स्वार्थ थे। कोई भी लू यी के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रखता था। बहुत से लोग अब लू यी को छोड़कर उत्तर राजकुमार के साथ जाने की सोच रहे थे। और लू यी खुद भी हताश थे। उत्तर देश के रहस्यमय हथियारों का नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। हेयान प्रांत पर श्वेतयुआन चेन के हमले की याद आज भी उनके मन में ताज़ा थी। रात में वे सपने में देखते थे उत्तर देश की तोपों से उनका शरीर टुकड़ों में बिखर रहा है। तभी आंगन के बाहर से उत्साह भरी आवाज आए, राजकुमार, राजकुमार, बड़ी खुशखबरी। सबकी नजरें द्वार पर गईं। एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। लू यी ने सख्त स्वर में कहा, क्या खुशखबरी? उनका मन नहीं मान रहा था कि अब उनके लिए कोई अच्छी खबर हो सकती है। सैनिक हाँफते हुए बोला, हमने वह चीज ढूंढ ली है जो उत्तर देश के लोहे के गोले की तरह फटती है। सैनिक की बात सुनते ही लू यी और आंगन में खड़े सब लोग पत्थर की तरह ठिठक गए। सबकी आंखों में अविश्वास था। क्या वे ठीक सुन रहे हैं? लू यी ने खुद को संभाला। तेजी से पूछा, क्या कहा तूने? तुमने उत्तर देश के हथियार बनाने वाली चीज ढूंढ ली है? सैनिक उत्साह से बोला, जी हाँ राजकुमार, हमारे सैनिकों को कुछ नकली तांत्रिक मिले थे। वे बेकार की जाली दवाइयां बेच रहे थे। बहुत से सैनिक ठगे गए, बहुत सारा चांदी गंवा बैठे। जब हमारे लोगों ने उनके ठिकाने का पता लगाया और उन्हें पकड़ने गए तो वे उस समय रसोई कर रहे थे। अचानक उनका भट्ठा फट पड़ा। कई तांत्रिक घायल हो गए, भट्ठे के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मुझे तुरंत लगा यह विस्फोट उत्तर देश के लोहे के गोले जैसा ही है। मैंने उन नकली तांत्रिकों को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला उनके भट्ठे अक्सर फटते रहते हैं। यदि हम वही कारण दोहरा सकें जिससे उनका भट्ठा फटता है तो हम भी उत्तर देश जैसे हथियार बना सकते हैं। सैनिक की बात सुनकर लू यी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर अचानक जोर का ठहाका लगाया। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, सचमुच स्वर्ग ने मेरे एकांत मार्ग को नहीं छोड़ा। आंगन में सबने एक साथ कहा, राजकुमार को बधाई, राजकुमार को बधाई। अब उत्तर देश के हथियार हमारे पास होंगे, उन्हें डरने की जरूरत नहीं। राजकुमार सच्चे भाग्य के पुत्र हैं। बधाई की आवाजें सुनकर लू यी के चेहरे पर दुस्साहस भरी मुस्कान फैल गई। काफी देर हंसने के बाद वे खड़े हुए। बोले, मुझे उन नकली तांत्रिकों के पास ले चलो। जी राजकुमार। सैनिक उन्हें जेल की ओर ले गया। जेल में बंद नकली तांत्रिकों को लू यी दिखते ही डर से कांप उठे। उन्हें लगा अब सबकी जान जाएगी। पर आश्चर्य हुआ, लू यी मुस्कुराते हुए आए थे। क्रोध का नामोनिशान नहीं। जेल के बाहर खड़े होकर लू यी ने सैनिकों से कहा, ये सब प्रतिभाशाली लोग हैं। इन्हें जेल में क्यों रखा है? जल्दी खोलो। सैनिकों ने तुरंत जेल का ताला खोला। ये देख नकली तांत्रिक और हैरान। उन्होंने तो लू यी के सैनिकों को ठगा था, फिर भी राजकुमार नाराज नहीं, बल्कि उन्हें प्रतिभाशाली कह रहे हैं। यह क्या मामला है? तभी तांत्रिकों के सरदार ने झट से घुटने टेके। बोले, राजकुमार, हमें प्राणदान देने के लिए धन्यवाद। दूसरों ने भी देखा तो सबने घुटने टेक दिए। एक सुर में बोले, राजकुमार, प्राणदान के लिए धन्यवाद। लू यी मुस्कुराए, बोले, सब उठ जाओ। सबने एक साथ कहा, धन्यवाद राजकुमार। सब खड़े हो गए, पर मन में अभी भी संदेह था, राजकुमार उनका क्या करने वाले हैं? क्या सचमुच छोड़ देंगे? तभी सरदार ने हिम्मत करके कहा, राजकुमार, यदि कोई सेवा हो सकती है तो हम प्राण देने को तैयार हैं। वे मूर्ख नहीं थे। यदि राजकुमार ने छोड़ा है तो कोई योजना जरूर होगी। लू यी ने कहा, तुम बुद्धिमान हो। मैं खुलकर कहता हूँ, मुझे तुम्हें अपने पास रखना है हथियार बनाने के लिए। ये सुनकर नकली तांत्रिक ठिठक गए। हथियार बनाना? वे तो लोहार नहीं हैं। सरदार ने जल्दी कहा, राजकुमार, हम लोहार नहीं हैं। हथियार बनाना नहीं जानते। हमें रखने से ज्यादा फायदा नहीं, बेहतर होगा कि हम लोहारों की मदद करें। लू यी ने उदासीन स्वर में कहा, मुझे जो हथियार चाहिए वे साधारण नहीं हैं। मैंने सुना है तुम्हारी दवा बनाते समय भट्ठा अक्सर फट जाता है।
मुझे वह सामग्री लिखकर दो जिससे भट्ठा फटता है, और ऐसी चीज बनाओ जो भरोसेमंद तरीके से भट्ठा फटा दे। तांत्रिकों को तुरंत समझ आ गया कि राजकुमार क्या चाहते हैं, पर उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। सरदार सोच में पड़ गया। लू यी का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। ठंडे स्वर में पूछा, क्या नहीं कर सकते? ये सवाल सुनते ही सरदार चौंक गया। झट से बोला, कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमें पता है भट्ठा कैसे फटता है। वे जानते थे यदि अब कहा कि नहीं कर सकते तो उनकी कोई कीमत नहीं रहेगी। मौत निश्चित। लू यी ने संतुष्ट मुस्कान दी। बोले, जो भी चाहिए सैनिकों से कहना, सब मिलेगा। जब तक तुम्हारी बनाई चीजें इंसान या जानवर मार सके मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तुम्हें पद और उपाधियां मिलेंगी। तांत्रिकों ने तुरंत कहा, धन्यवाद राजकुमार, हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। लू यी ने अपने विश्वासपात्र से कहा, इनके लिए सबसे अच्छा आवास और सबसे अच्छा भोजन तैयार करो। जी राजकुमार। लू यी और कुछ न बोले, मुड़कर उसी आंगन की ओर चले गए। तभी एक सेनापति उनके पास आया। पूछा, राजकुमार, अब उत्तर राजकुमार की ताकत बहुत बढ़ गई है। उनकी रफ्तार देखकर लगता है आधे साल में राजधानी पहुंच जाएंगे। क्या हमें राजधानी की ओर बढ़ना जारी रखना चाहिए? ये सुनकर लू यी गहरे विचार में पड़ गए। कुछ देर बाद दूसरे सेनापति ने कहा, आगे कुलीन परिवारों की भारी घुड़सवार सेना रोक रही है। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल, और जब उत्तर देश की सेना दक्षिण आएगी हमें रास्ता देना ही पड़ेगा। अब जब आपके पास उत्तर देश के हथियार बनाने का तरीका है, शायद अभी सीधा टकराव टाल देना बेहतर हो। दक्षिण की ओर बढ़ें। जब हमारे पास बहुत से लोहे के गोले होंगे तब वापस लड़कर लौटेंगे। ये सुझाव सुनकर लू यी बोले, ये सचमुच अच्छी योजना है। ठीक है, कुछ दिनों में दक्षिण की ओर रवाना होंगे। दक्षिण में झाओ राजा की सेना थी, पर झाओ राजा अभी राजधानी पर केंद्रित था। उन्हें परवाह करने की फुर्सत नहीं थी, और झाओ राजा ने पहले कई सामंतों का सफाया किया था। उनके अधीनस्थों में असंतोष था। साथ ही कुछ सामंतों के वंशज अपने राज्य फिर से स्थापित करने के सपने देखते थे। यदि दक्षिण गए और उन वंशजों से कुछ वादे किए तो वे आसानी से साथ आ सकते थे। दक्षिण में अपना एक टुकड़ा हासिल करना इतना कठिन नहीं था। कुछ दिनों बाद कि देश की राजधानी में एक आकर्षक बेहद सुंदर युवक सफेद घोड़े पर सवार धीरे धीरे राजधानी में दाखिल हुआ। कि देश की प्रजा दोनों ओर सड़क पर खड़ी थी। उत्तर देश की सेना ने राजधानी कब्जे में लेने के बाद प्रजा को परेशान नहीं किया, सिर्फ कुछ कुलीन परिवारों का सफाया किया। फिर नए शासक को बिठाया, प्रजा से भूमि सर्वेक्षण करवाया और मालिकाना हक ट्रांसफर के समझौते करवाए। इसके अलावा प्रजा के साथ कोई अन्याय नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण, आते ही कर माफी की घोषणा की। इससे प्रजा में उत्तर राजकुमार के प्रति कुछ सद्भावना पैदा हुई। सारी तैयारी पूरी करने के बाद आखिरकार वीर प्रताप की देश की राजधानी में पधारे। कि देश की प्रजा ने वीर प्रताप को देखते ही होंठ सिल लिए। सड़क खचाखच भरी थी, पर सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरे तो आवाज गूंज जाए। वीर प्रताप बेहद रूपवान थे, चेहरा ऐसा कि कोई बुराई का नाम तक न ले सके। फिर भी उत्तर राजकुमार की बदनामी दूर दूर तक फैली थी। लोग डरते थे कहीं कोई छोटी सी भूल हो गई तो पूरा खानदान मिट जाएगा। पूरी सड़क की यह खामोशी देख वीर प्रताप ने हल्के से मुस्कुरा दिया। मन ही मन सोचा कि देश की प्रजा अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। डर बहुत गहरा है, विश्वास बनाना लंबी प्रक्रिया है। फिर वे कि राजकुमार भवन की ओर बढ़े। भवन के लोग जैसे ही सुने कि उत्तर राजकुमार आ गए हैं, सबके रोंगटे खड़े हो गए। कांपते कांपते एक दूसरे को देखने लगे। मौत अब सिर पर मंडरा रही थी। वीर प्रताप भवन में दाखिल हुए। चलते चलते पूछा कि राजकुमार के कितने संतान हैं। श्वेतयुआनचेन ने जवाब दिया, हमारी जांच के अनुसार कि राजकुमार की कोई संतान नहीं है। ये सुनकर वीर प्रताप एक पल के लिए ठिठके। एक भी संतान नहीं, ये कैसे संभव है कि राजकुमार दशकों से अपना क्षेत्र संभाल रहे थे, फिर कोई संतान कैसे नहीं हुई। जिज्ञासा से पूछा, कारण पता चला। श्वेतयुआनचेन बोले, अभी तक नहीं। कि रानी से पूछा, उन्हें भी नहीं पता। शुरू में कि राजकुमार ने सोचा कि रानी की तबीयत में कमी है, इसलिए कई रखेले रखी, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। वीर प्रताप ने पूछा कि राजकुमार किस क्षेत्र में है। सामान्यतः जितना ऊंचा क्षेत्र, संतान उतनी कठिन। यदि कि राजकुमार उच्च क्षेत्र के हों तो समझ में आता।
श्वेतयुआनचेन बोले, जानकारी के अनुसार कि राजकुमार सिर्फ 9वें स्तर के हैं। वीर प्रताप ने मन ही मन सोचा, 9वें स्तर के योद्धा के लिए संतान इतनी कठिन कैसे। पर फिर विचार आया, कोई संतान नहीं है तो एक मुसीबत तो कम हुई। इस युग की रीति के अनुसार यदि संतान होती तो बदला लेने के डर से उनके पुत्रों का सफाया करना पड़ता। पर चाहे जो हो कि राजकुमार नामात्र के मामा थे, वीर प्रताप का मन ऐसा क्रूर काम करने को तैयार नहीं था। चूंकि कोई संतान नहीं तो बस रानियों और रखैलों को बिखेर देना काफी है, मारने की जरूरत नहीं। जल्दी ही वे मुख्य आंगन में पहुंचे। वहां की राजकुमार भवन के सैकड़ों लोग, बूढ़े बच्चे, स्त्री पुरुष सब खड़े थे। चारों ओर उत्तर देश के सैनिक बंदूकें और तलवारें लिए घेरे हुए थे। वीर प्रताप के आते ही भवन के लोगों का डर और बढ़ गया। उनके कांपते शरीर देख वीर प्रताप मन ही मन मुस्कुराए, क्या मैं सचमुच इतना डरावना हूं। फिर नजर भीड़ के आगे खड़ी स्त्री पर ठहरी। उम्र 40 के आसपास दिखती थी पर अभी भी कुछ आकर्षण बाकी था। वीर प्रताप ने प्रणाली से उसकी पहचान की। पता चला ये की रानी है। नाम युआन कैशान। पहचान की रानी इस वर्ष 50 वर्ष की, 6ठे स्तर की योद्धा और महान सुम की छाया रक्षक। दशकों से की राजकुमार के पास छिपी हुई है और उन्हें धीरे धीरे जहर दे रही है। उत्तर राजकुमार के आने से अत्यंत भयभीत है। मूल्यांकन 87। स्नेह 0। प्रोफाइल पढ़कर वीर प्रताप एक पल के लिए ठिठके। आश्चर्य हुआ, पर अब समझ आया कि राजकुमार की कोई संतान क्यों नहीं हुई। लगता है सोम सम्राट ने ये योजना बहुत पहले से बनाई थी। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए की रानी के पास गए। बोले, मासी बहुत खेद है, तलवारें बिना आंखों की होती हैं। अनजाने में मामा को हानि पहुंच गई, शोक मनाती हूँ। ये सुनकर की रानी हकलाई को, कोई बात नहीं। युआन कैशान के मन में भय की लहर दौड़ रही थी। वे मूल रूप से सुम सम्राट का एक मोहरा थी कि राजकुमार के पास रखी गई। उनके साथ रहते रहते ऐशोआराम की आदत पड़ गई थी। शुरू में सोचा था सुम सम्राट को धोखा देकर कि राजकुमार के साथ अच्छा जीवन बिताएंगी, पर उत्तर राजकुमार इतनी तेजी से उभर आए और कि देश का सफाया कर दिया। अब कि राजकुमार नहीं रहे, छाया रक्षक की पहचान भी अब उन्हें नहीं बचा सकती। तभी वीर प्रताप बोले, मासी यदि मैं आपको छोड़ दूं तो आगे कहाँ जाना चाहेंगी। ये सुनकर युआन कैशान ठिठक गईं। विश्वास नहीं हुआ। वे की रानी थी, उम्र ढल चुकी, आकर्षण कम, उनके पास अब कोई खास मूल्य नहीं। क्या उत्तर राजकुमार सचमुच छोड़ देंगे। अविश्वास से पूछा, राजकुमार क्या आप सच कह रहे हैं। वीर प्रताप ने उदासीन स्वर में कहा, आखिर आप मेरी मासी हैं, स्वाभाविक है मैं आपको नहीं मारूंगा। युआन कैशान ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, यदि संभव हो तो मैं उत्तर देश में रहना चाहूंगी। वीर प्रताप ने हल्के से मुस्कुराया। बोले, मासी उत्तर देश में रहना चाहती है पर पहले आपकी छाया रक्षक की पहचान हटानी होगी। ये सुनते ही युआन कैशान का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वीर प्रताप उनकी असली पहचान जानते हैं। ये कैसे संभव है। वे दशकों से की राजकुमार के साथ थी, यहाँ तक कि राजकुमार को भी नहीं पता था। फिर उत्तर राजकुमार कैसे जान गए। जैसे ही उन्हें लगा कि अब मौत निश्चित है, वीर प्रताप ने हाथ बढ़ाया। एक झटके में आध्यात्मिक शक्ति युआन कैशान के शरीर में प्रवेश कर गई। युआन कैशान को लगा अब मार डालेंगे, पर अगले ही पल उन्हें पेट में भारी आघात हुआ। दांत में से कुछ बाहर निकला, फिर मुंह से ताजा खून की उल्टी हो गई। जल्दी ही उन्हें समझ आया। तुरंत बोली, महाराज धन्यवाद। जहर की गोली खाए छाया रक्षकों पर सुम सम्राट का कुछ नियंत्रण रहता था। वीर प्रताप के इस प्रहार से दान में जमा जहर बाहर निकल गया। अब वे सुम सम्राट के आदेशों से मुक्त थीं। वीर प्रताप ने युआन कैशान की ओर और ध्यान नहीं दिया। नजर आंगन में खड़े बाकी लोगों पर गई। प्रणाली से तुरंत पता किया सुम सम्राट ने कि राजकुमार के पास और कौन कौन छाया रक्षक रखे थे। फिर उत्तर देश के सैनिकों को इशारा किया, उन्हें वहीं समाप्त कर दो। इसके बाद वीर प्रताप ने कि राजकुमार भवन के बाकी लोगों को बिखेर दिया। कुछ लोगों को नए सिरे से नियुक्त किया और अगले कुछ दिनों के लिए खुद इसी भवन में रहने का फैसला किया। शाम ढली। वीर प्रताप ने मोहिनी श्वेलिंगलोन को पकड़ा और कड़ी सजा दी। काम पूरा होने पर पूरी तरह थकी श्वेलिंगलोन ने पूछा कि रानी को क्यों नहीं मारा। क्या राजकुमार को लगता है कि उनकी अभी भी जवानी बाकी है और उन्हें अंतःपुर में रखना चाहते हैं।
ये सुनकर वीर प्रताप हंस पड़े। बोले, मुझे क्या समझती है, उनका स्वाद इतना सस्ता नहीं। युआन कैशान ने भले अच्छी देखभाल की हो, पर उनकी लकीरें साफ दिखती थीं। वीर प्रताप को परिपक्व स्त्रियों में लिन वान्युन और वू जुनवान जैसी पसंद थी, जिनमें बुढ़ापे का नामो निशान नहीं। युआन कैशान में बुढ़ापे के लक्षण थे, और सबसे बड़ी बात, उनका स्नेह स्तर 90 तक नहीं पहुंचा था। ऊपर से वे की राजकुमार की स्त्री थीं। वीर प्रताप बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हर स्त्री को नहीं अपनाता। श्वे लिंगलोंग बोली, क्यों नहीं हो सकता, अपनी मामी और भाभी को भी नहीं छोड़ा तो की रानी को जोड़ना क्या अजीब है। वीर प्रताप हंसे, बोले, मैंने उन्हें इसलिए बख्शा क्योंकि वे की रानी है। इतनी ऊंची स्त्री को छोड़ देना मेरी उदारता दिखाता है। इससे कि देश की प्रजा को भरोसा होगा, मन शांत होगा। और तू मोहिनी दिन रात गंदे विचारों में डूबी रहती है। श्वे लिंगलोंग उदास स्वर में बोली, पता नहीं किसने मुझे ऐसा बना दिया। वीर प्रताप हल्के से हंसे, बोले, बस अब इस बात को छोड़ो। आज मन अच्छा है, इसलिए आज तुझे अच्छी तरह पुरस्कार दूंगा। ऐसा कहकर हाथ हिलाया, कहीं से रस्सी और घंटी प्रकट हो गई। श्वे लिंगलोंग ने वीर प्रताप की ओर आंखें घुमाई। बोली, यदि कि देश की प्रजा को पता चले कि उनका राजकुमार ऐसा विकृत है तो और भी ज्यादा डर जाएगी। वीर प्रताप मुस्कुराए, बोले, डरे या न डरे यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि आज रात तुझे मुझसे डर लगे। ऐसा कहकर वीर प्रताप ने श्वे लिंगलोंग को पलटा और फिर से उनका मुंह बांध दिया। मम की देश की राजधानी में प्रवेश करते ही वीर प्रताप ने तुरंत कई ऐसी नीतियां लागू की जो आम प्रजा के हित में थीं। साथ ही कि राजकुमार भवन के लोगों को भी बख्श दिया। इससे स्थानीय लोग जल्दी ही उत्तर राजकुमार को दयालु समझने लगे कि वे निर्दोषों का खून नहीं बहाते, कि देश की प्रजा का मन से डर कुछ कम हुआ। पर जो कुलीन परिवार की देश की ओर से उत्तर देश की सेना का विरोध करने में शामिल थे, उनकी ज्यादातर का अंत बुरा हुआ। जबकि देश में स्थिरता आ गई तो वे सियुआन और मू चांगतियान प्रत्येक के नेतृत्व में 2-2 लाख की सेनाएं महान सुम की राजधानी की ओर बढ़ चली। मू चांगतियान और वे सियुआन आगे की टुकड़ी थे। उनका काम था महान सुम की अधिकांश सेना को समाप्त करना, ताकि वीर प्रताप सीधे राजधानी पर चढ़ाई कर सकें। समय बीता, आधा महीना गुजर गया। वीर प्रताप का अस्थायी कार्यालय, वे यान प्रांत से आई कुछ सरकारी चिट्ठियां देख रहे थे। तभी द्वार पर बाई किनकिन की आवाज आए, कमांडर किन भेद चाहते हैं। वीर प्रताप ने उदासीन स्वर में कहा, अंदर आने दो। फिर किन युशान कमरे में दाखिल हुए। राजकुमार को प्रणाम। वीर प्रताप ने सिर हिलाया, बोले, हम हाल की कोई खबर। किन युशान ने हाथ में पकड़ी सूचना उन्हें सौंपी। रिपोर्ट करते हुए बोले, लू ये राजकुमार के लोगों ने बारूद बनाने वाली सामग्री ढूंढ ली है। अब वे अग्नि हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उत्तर देश की सेना से टकराव टालने के लिए लुई राजकुमार अपनी सेना लेकर पहले ही दक्षिण की ओर बढ़ चुके हैं। ये सुनकर वीर प्रताप एक पल के लिए ठिठके। इस संसार के लोगों ने इतनी जल्दी बारूद ढूंढ लिया। फिर मन ही मन सोचा, भले ही कुछ ही वर्ष बीते हों, उत्तर देश के अग्नि हथियार कई पीढ़ियों से सुधरे हैं। इस संसार के लोगों का बारूद ढूंढ लेना इतना आश्चर्य की बात नहीं। वीर प्रताप ने पत्र खोला और ध्यान से पढ़ा। सूचना में विस्तार से बताया गया था कि लुई राजकुमार ने कैसे नकली तांत्रिकों के रसोई प्रयोगों से बारूद की खोज की। वीर प्रताप ने मन में सोचा, यदि मैं न होता तो भले बारूद मिल जाता, शायद सिर्फ आतिशबाजी में इस्तेमाल होता। सैन्य उपयोग में आने में सैकड़ों वर्ष लग जाते। पर दूसरी बात, भले लुई और उसके लोग बारूद बना लें, वह काला बारूद होगा। उत्तर देश के अग्नि हथियारों जितनी ताकत नहीं, वे तो कई पीढ़ियों से उन्नत हैं। फिर भी यह बड़ा खतरा था। सिंहासन जल्दी हासिल करना होगा। अब जब लुई ने बारूद ढूंढ लिया, शायद अन्य शक्तियां भी ढूंढ लें। समय बीतने के साथ अन्य राजवंशों के पास भी अग्नि हथियार आ सकते हैं। भले उनके हथियार उत्तर देश जितने शक्तिशाली न हो, फिर भी उत्तर देश के सैनिकों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। भविष्य में जब उत्तर देश कई बड़े राजवंशों को एक करने की तैयारी करेगा, ये हथियार गति धीमी कर देंगे। सबसे अच्छा यही है कि अन्य राजवंश बारूद ढूंढें, उससे पहले ही उन्हें जीत लिया जाए। ये सोचकर वीर प्रताप ने कलम उठाए, सैन्य आदेश लिखने लगे। जल्दी ही नए आदेश वे सियुआन और मू चांगतियान तक पहुंचे। अगले दिनों में दोनों ने हमले की गति और तेज कर दी। उधर दक्षिण की एक नगरी में झाओ राजा हाथ में सूचना लिए बैठे थे। भौहें सिकुड़ी,
लंबे समय तक चुप रहे। उनके सामने दर्जन भर अधीनस्थ खड़े थे। एक ने कहा, महाराज, हमारी अनुपस्थिति में लुई राजकुमार ने सामंतों के अवशेषों से सांठ-गांठ कर उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो हमने खून पसीना बहाकर जीते थे। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। दूसरे ने तुरंत कहा, बिल्कुल सही, महाराज। यदि अब कार्रवाई न हुई तो पता नहीं लुई राजकुमार और क्या कर बैठे। झाओ राजा का अपना स्पष्ट लक्ष्य था। उन्हें कुछ क्षेत्रों की हानि लाभ से ज्यादा मतलब नहीं था, पर उनके अधीनस्थ अलग थे। उन्होंने बहुत मेहनत से वे सामंत राज्य जीते थे, अब लुई ने हड़प लिए। सूचना रखकर झाओ राजा ने अधीनस्थों पर नजर डाली। फिर उदासीन स्वर में बोले कि देश मिट चुका है। उत्तर देश ने कुल 6 लाख सैनिक दक्षिण भेज दिए हैं। जल्दी ही राजधानी गिर जाएगी। यदि उत्तर राजकुमार मुझसे पहले राजधानी में घुस गया तो वह सिंहासन उसका होगा। उत्तर राजकुमार सम्राट बन गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ। यदि अब मैं अपनी सेना बांटकर लुई से उन थोड़े से क्षेत्रों के लिए लड़ूंगा तो उत्तर राजकुमार से कैसे मुकाबला करूंगा। ये सुनकर अधीनस्थ ठिठक गए। तभी एक अधीनस्थ बोला, महाराज की दूरदर्शिता गजब है। हम सब आपकी रणनीति के कायल हैं। झाओ राजा ने जारी रखा, हमें अब तेजी से उत्तर बढ़ना होगा। उत्तर देश की सेना को राजधानी तक पहुंचने से रोकना होगा, खासकर वह सेना जो हेयान प्रांत के पूर्व से बढ़ रही है। ऐसा कहकर झाओ राजा ने दूर क्षितिज की ओर देखा। मन में हजार भावनाएं उमड़ रही थीं। क्या यही तुम चाहते थे? युद्ध अब इतना आगे बढ़ चुका है, यदि अंत में एकीकरण हो भी गया, सुम सम्राट की शक्ति चरम पर पहुंच गई और महान सुम में कोई सामंत न बचा तो भी सुम सम्राट के हाथ में जो आएगा वह टूटा फूटा महान सुम होगा। पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे युद्ध पूर्व की स्थिति में लौटने में। झाओ राजा को लगा सुम सम्राट ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर आखिर वे सुम सम्राट के पक्ष में हैं। ज्यादा बोलने की स्थिति नहीं, अब बस सुम सम्राट के आदेश का पालन करना है। जितनी जल्दी हो सके दक्षिण जाना है। उत्तर राजकुमार इस अंतिम सामंत से निपटने में दरबार की मदद करनी है। वीर प्रताप के सैन्य आदेश मिलते ही मू चांगतियान और वेईसियुआन ने हमले की रफ्तार और तेज कर दी। शुरू में सुम सम्राट ने उन्हें राजधानी की ओर बढ़ने से नहीं रोका था, इसलिए बहुत कम समय में महान सुम के ज्यादातर प्रांत उत्तर देश के कब्जे में आ गए। पर मू चांगतियान और वेईसियुआन की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे राजधानी के नियंत्रित क्षेत्र के करीब पहुंच गए। सम्राट को एहसास हुआ वीर प्रताप अभी भी की राजधानी में टिके हैं। यदि इन दो सेनाओं को और बढ़ने दिया तो 4 लाख की सेना से राजधानी गिर सकती है। ये कभी नहीं होने दे सकते। वीर प्रताप के दक्षिण आने तक इन्हें रोकना होगा। तुरंत सेना भेजी गई, सेनापति भेजे गए। साथ ही चुपके से झाओ राजा को पत्र भेजा, मू चांगतियान की सेना को रोकने का तरीका निकालो। महान सुम के दरबार ने अब पूर्व से आने वाली उत्तर देश की नौसेना पर ध्यान केंद्रित किया। अभी तक छोटी मोटी झड़पें हुई थीं, असली युद्ध अभी बाकी था। सुम सम्राट का पत्र मिलते ही झाओ राजा ने तुरंत अपनी सेना को मू चांगतियान की सेना के करीब ले जाने का आदेश दिया। उस समय मू चांगतियान की 2 लाख सेना जिंगजियांग शहर में विश्राम और पुनर्गठन के लिए ठहरी थी। ब्रोकेड गार्ड की मौजूदगी से मू चांगतियान को झाओ राजा की हर हरकत की खबर थी। उन्हें पता था कि झाओ राजा 4 लाख की सेना लेकर जिंगजियांग शहर के पास आ चुके हैं। भले झाओ राजा की सेना उनकी दोगुनी थी, मू चांगतियान के मन में जरा सा भी डर नहीं था। झाओ राजा और वे अब पुराने मित्र थे। पिछले वर्षों में सुम सम्राट को सिंहासन दिलाने में कई बार साथ काम किया था। मू चांगतियान जानते थे झाओ राजा सुम सम्राट के आदमी हैं। भले झाओ राजा ने विद्रोह का दिखावा किया हो, पर राजधानी पर सीधा हमला न कर उत्तर देश की सेना को रोकने आए। इससे साफ था कि वे अभी भी सुम सम्राट के साथ हैं। अभी झाओ राजा को नहीं पता था कि जिस उत्तर देश की सेना से वे भिड़ने वाले हैं उसका नेतृत्व कौन कर रहा है। जिंगजियांग शहर के पास पहुंचकर उन्होंने तुरंत सेना को जांच पड़ताल के लिए आगे बढ़ने का आदेश दिया, उत्तर देश की सेना की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए। झाओ राजा ने उत्तर देश की सेना की भयंकर ताकत के बारे में बहुत सुना था। उत्तर में उसकी उपलब्धियां भी देखी थीं, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी थी। पर आश्चर्य हुआ, जैसे ही उनकी सेना शहर के बाहर पहुंची, उत्तर देश की सेना शहर के अंदर सिमट गई। कोई हमला नहीं किया। झाओ राजा को ये बहुत अजीब लगा। ठीक जब झाओ राजा हमले का आदेश देने वाले थे तभी जिंगजियांग शहर की प्रेरी मीनार पर मू चांगतियान प्रकट हुए। झाओ राजा स्तब्ध रह गए।
नगर की ऊंची दीवार पर चढ़कर मू चांगतियान ने मुंह में लगाकर जोर से पुकारा, झाओ वांग, कुशल तो हो न। 10 बरस से ज्यादा हो गए हमारी आखिरी मुलाकात को। यह आवाज सुनते ही झाओ वांग की भौहें सिकुड़ गईं। मन में हलचल मच गई, मू चांगतियान तो मर चुका था न, फिर यह उत्तर देश में कैसे प्रकट हो गया। एक पल को दिमाग ठहरा, फिर झाओ वांग ने संभल कर जवाब दिया, हाँ ठीक 10 बरस हो गए। तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है। सोचा था अब तक मर चुके होगे, मगर देखो अभी तक जिंदा हो। मू चांगतियान ठहाका लगाकर हंसा और बोला, मैंने भी नहीं सोचा था कि आज तक जीवित रह पाऊंगा। झाओ वांग ने कहा, इस वक्त तुम्हारा यहां निकल आना कहीं दोस्ती निभाने तो नहीं आए। मू चांगतियान ने उसकी बात को टालते हुए कहा, झाओ वांग, कौन सोचता था कि मुझे और बूढ़े झोऊ को जो कुछ हुआ उसे देखकर भी तुम लू शिनक्यू के साथ खड़े रहोगे। लू शिनक्यू जैसा अत्याचारी जो इस्तेमाल करके फेंक देता है, क्या वह तुम्हारी वफादारी के लायक है। ये शब्द सुनते ही झाओ वांग का चेहरा काला पड़ गया। सच तो ये था कि वह सम्राट के पक्ष में खड़ा था, मगर उसके सैनिकों को इसकी भनक तक नहीं थी। सब यही मानते थे कि वह महान सम साम्राज्य के भीतर के राजाओं को कुचलने और सिंहासन हथियाने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा है। मू चांगतियान ने इतनी साफ साफ बात कह दी कि अगर सैनिकों ने इसे सच मान लिया तो झाओ वांग के प्रति उनका मन टूट जाएगा। वे सब झाओ वांग के साथ जान जोखिम में डालकर चले आए थे ताकि वह सिंहासन पर बैठे और वे भी उसके नीचे मंत्री बने। मगर अगर वह चुपके से सम्राट का कुत्ता बना बैठा है तो ये बात कौन बर्दाश्त करेगा। झाओ वांग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, महान सम का राजा होने के नाते मैं कैसे देख सकता हूं कि कपटी अधिकारी सत्ता हड़प ले। उसने ना हाँ कहा ना क्योंकि वे उत्तर की और सम्राट की भक्ति के झंडे तले चले थे, इसलिए सैनिकों को इन शब्दों में कुछ गड़बड़ नहीं लगी। और तुम, मू चांगतियान, सम्राट को पहले से शक था कि तुम्हारा मू परिवार विद्रोह की तैयारी कर रहा है। कौन जानता था कि सचमुच विद्रोह कर बैठे। मगर एक बात बताओ, उत्तर का राजकुमार भी तो सम्राट का बेटा है, फिर तुमने उसकी सेवा क्यों स्वीकार की। क्या तुम अब भी लू परिवार के नौकर, लू परिवार के कुत्ते नहीं रहे। मू चांगतियान शांत स्वर में बोला, उत्तर का राजकुमार वीर प्रताप एक बुद्धिमान और धर्मात्मा शासक है। लू शिंक्यू जैसे अत्याचारी से उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। ये सुनकर झाओ वांग जोर से हंस पड़ा, पिता की हत्या करके सिंहासन हथियाने वाला आदमी बुद्धिमान और धर्मात्मा। हाँ, मू चांगतियान ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, झाओ वांग, युद्ध शुरू होने से पहले बचपन की दोस्ती याद करके एक आखिरी बार सलाह देता हूँ, वीर प्रताप के सामने सर झुका दो। यही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। झाओ वांग बोला, बकवास, मैं किसी देशद्रोही और सिंहासन हड़पने वाले के आगे क्यों झुकूं। मू चांगतियान ने कहा, चूंकि झाओ वांग अपनी जिद पर अड़ा है तो बात करने का कोई मतलब नहीं। युद्ध शुरू हो। उसकी आवाज थमते ही झाओ वांग ने तलवार खींच ली, हमला करो। अगले ही पल ढोल की गड़गड़ाहट गूंजी और सैनिकों की पंक्तियों से अनगिनत तीर उड़ चले। मू चांगतियान ने भी तलवार उठाए और हुंकार भरी, हमला। तुरंत ही जिंगजियांग शहर के ऊपर ऊ नरसिंगा की आवाज फैल गई। नरसिंगा बजते ही तोपों की गर्जना हुई। एक झटके में ढेर सारे गोले झाओ वांग की सेना के बीच गिरे। सैनिक अभी समझ भी नहीं पाए थे कि क्या हुआ और गोले फटकर उन्हें उड़ा देने लगे। जहां जहां गोले फटे वहां लाशें बिखर गईं, धूल का गुबार छा गया, टुकड़े टुकड़े होकर अन्न बिखर गए। झाओ की सेना में से मुश्किल से 1/10वां हिस्सा बच पाया। ये देखकर झाओ वांग के सैनिकों में खौफ फैल गया, पूरी सेना में आतंक की लहर दौड़ पड़ी। झाओ वांग मन ही मन बुदबुदाया, तो ये है उत्तर देश के हथियार। कोई आश्चर्य नहीं कि महान वो उत्तर देश के हाथों ढेर हो गया। झाओ वांग ने जल्दी से खुद को संभाला और चिल्लाया, पीछे हटो। असल में उसका ये हमला सिर्फ जांच पड़ताल था, जिंगजियांग शहर पर कब्जा करने का इरादा नहीं था। अब उत्तर देश के इतने भयानक हथियार देखकर न सिर्फ सैनिक बल्कि खुद झाओ वांग का भी हौसला टूट गया। पीछे हटने के नरसिंगा बजे, झंडे लहराए और झाओ की सेना तेजी से पीछे हटी। पीछे हटने की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई अफरा तफरी नहीं मची। तोपों की मार के बावजूद सैनिकों ने मन का डर काबू में रखा और व्यवस्थित तरीके से पीछे हट गए। उसी वक्त मू चांगतियान के पास खड़े एक सहायक ने कहा, सेनापति, क्या पीछा करें। मू चांगतियान ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। झाओ वांग की सेना की यह सुव्यवस्थित वापसी उसकी असाधारण ताकत दिखाती थी।
बिना भारी तोपों के सिर्फ बंदूकों और हथगोलों पर भरोसा करके पीछा करना फायदेमंद नहीं होता। हालांकि आग्नेयास्त्र ताकतवर थे, मगर दुश्मन के तीर भी कम नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वीर प्रताप ने सैन्य आदेश में साफ कहा था, जितनी हो सके मजबूत लड़ाकू सेनाओं को डराकर या मनाकर सरेंडर करवाओ। आखिर महान सम भविष्य में वीर प्रताप का ही तो होना था। अगर पूरी तरह नष्ट कर दिया तो महान सम में आदमी ही नहीं बचेंगे, फिर बाकी राजवंशों को कैसे एकजुट करेगा। वीर प्रताप के लिए जनसंख्या अभी भी अनमोल संसाधन थी। मू चांगतियान को यकीन था कि उत्तर देश के हथियारों ने झाओवान को डरा दिया है। अब देखना यह था कि झाओवान क्या फैसला करता है। अगर वह सम्राट के साथ खड़ा रहा तो फिर कोई चारा नहीं। झाओवान जिस शहर में कब्जा करके लौटा, वहां पहुंचकर भी उसका मन कई घंटों तक शांत नहीं हुआ। उसने सोचा था कि उत्तर देश के हथियार शायद बहुत ताकतवर होंगे, मगर यह नहीं सोचा था कि वे महागुरु की शक्ति के बराबर होंगे। वे फटने वाले लोहे के गोले कैसे बनते हैं? इतना छोटा गोला इतनी भयंकर ताकत कैसे रखता है? शुक्र है कि मू चांगतियान ने पीछा नहीं किया, वरना आज कम से कम 1/3 सेना खो जाती। अब मुसीबत हो गई। उत्तर देश के ऐसे हथियारों के सामने उसकी सेना राजधानी का रास्ता नहीं रोक सकती। सम्राट का दिया काम पूरा नहीं हो पाएगा। ये सोचकर झाओवान का मन उदास हो गया। उत्तर का राजकुमार इतने कम समय में उत्तर देश में इतना कुछ कैसे बना सका? पहले इस दुनिया में ऐसे फटने वाले लोहे के गोले थे ही नहीं। झाओवान चिंतित हो उठा। अब युद्ध का नतीजा अनिश्चित हो गया था। आने वाला युद्ध साधारण लोगों के बस का नहीं था। सारी उम्मीद अब महागुरुओं और देवताओं पर टिकी थी। अगर सम्राट रहस्यमय चंद्र महल के देवता को मारकर खुद देवता बन जाए तो शायद उत्तर देश के हथियार उसके सामने बेकार साबित हों और हालात पलट जाएं। मगर अगर सम्राट की योजना नाकाम हुई तो उसे सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। सम्राट असफल हुआ तो वह क्या करे? झाओवान भौहें सिकोड़कर सोच में डूब गया। अगले कुछ दिनों तक वह मू चांगतियान के पूर्व की ओर बढ़ने से बचाव करता रहा और अपने अगले कदम पर विचार करता रहा। इधर समुद्र किनारे का युद्ध भी लगभग खत्म हो चुका था। महान सम ने अपनी चुनिंदा सेनाएं भेजी थीं, मगर उत्तर देश की तोपों की मार के आगे बार बार पीछे हटनी पड़ी। हालात इतने गंभीर हो गए कि सम्राट ने महागुरु को भी युद्ध में भेजने का सोचा। तभी पूर्व और पश्चिम से आने वाली उत्तर देश की सेनाएं अचानक रुक गईं, मानो किसी बात की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी समय कि देश की राजधानी में कि राजकुमार के प्रजा की विदाई के बीच वीर प्रताप घोड़े पर सवार होकर दक्षिण की ओर चल पड़ा। घोड़े पर बैठे वीर प्रताप ने राजधानी की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया, ये राजकुमार लौट आया है। राजधानी की खबर फैलते ही कि वीर प्रताप 1.5 लाख की विशाल सेना लेकर दक्षिण की ओर बढ़ चला है, सम्राट और रहस्यमय चंद्र महल के विश्वासघाती उत्तेजना से भर उठे। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उनकी योजना अमल में आने वाली थी। जिस दिन वीर प्रताप राजधानी पहुंचेगा, उसी दिन वीर प्रताप और रहस्यमय चंद्र महल के पूर्व महापालक दोनों की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। वीर प्रताप की 1.5 लाख की सेना दक्षिण की ओर इतनी तेज रफ्तार से बढ़ी कि रास्ते में कहीं कोई रोक टोक नहीं मिली। मुश्किल से आधे महीने में ही राजधानी क्षेत्र में पहुंच गई। राजधानी के बाहरी इलाकों में पहुंचकर वीर प्रताप ने जल्दबाजी में हमला नहीं किया, बल्कि उसने कमरखानदारों ब्रोकेड गार्ड्स को सक्रिय कर दिया। राजधानी के बारे में और गहराई से जासूसी करवाने लगा। राजधानी का असली खतरा दरबार के सैनिक नहीं थे, बल्कि वहां मौजूद विशेषज्ञ थे, वे महान योद्धा। ब्रोकेड गार्ड्स और अन्य स्रोतों से जांच पड़ताल के बाद वीर प्रताप को राजधानी की वर्तमान स्थिति लगभग साफ हो गई। राजधानी में महागुरु स्तर या उससे ऊपर की शक्ति वाले 10 व्यक्ति थे, जिनमें रहस्यमय चंद्र महल का महागुरु भी शामिल था। इनमें से 3 छद्म देवता थे, यानी सम्राट और रहस्यमय चंद्र महल के 2 विश्वासघाती छद्म देवता थे। वीर प्रताप के पास महागुरु कम थे, मगर देवता 2 थे। एक देवता आसानी से 10 महागुरुओं के बराबर होता है, इसलिए राजधानी में महागुरुओं की संख्या से वीर प्रताप को कोई चिंता नहीं थी। अब उसकी सबसे बड़ी फिक्र राजमहल में मौजूद उस हथियार की थी, जो देवता को भी मार सकता था। उस हथियार को नष्ट करने के बाद ही वह मन की शांति से राजधानी पर हमला कर सकता था। मगर आधे महीने की टोह में भी ब्रोकेड गार्ड्स उस देवता घातक हथियार का ठिकाना नहीं ढूंढ पाए। तयान शहर, किसी एक कुलीन परिवार का महल। तयान शहर पहले ही राजधानी क्षेत्र का हिस्सा था। वीर प्रताप के तयान पहुंचते ही यहाँ के कुलीन परिवार इतने डर गए कि सब भाग खड़े हुए।
वीर प्रताप ने बस एक ऐसे परिवार के आंगन को अपना ठिकाना बना लिया। इस वक्त मंडप में पत्थर की बेंच पर बैठे वीर प्रताप ब्रोकेड गार्ड्स द्वारा लाई गई खुफिया रिपोर्टें देख रहा था। तभी युन शियान और वानरोग आंगन में दाखिल हुई। वीर प्रताप को देखकर युन शियान ने सीधे पूछा, राजधानी पर कब हमला करने का इरादा है? रिपोर्ट नीचे रखकर वीर प्रताप ने ऊपर देखा और धीमी सिसकी के साथ कहा, मैंने तो सोचा था कि उस दिव्य हथियार की खबर मिलने के बाद हमला करूंगा, मगर इतना समय बीत गया, ब्रोकेड गार्ड्स को अभी तक उस दिव्य हथियार का पता नहीं चला। युन शियान ने उदासीन स्वर में कहा, मैं सामने नहीं आई तो वे वह दिव्य हथियार कैसे निकालते? अब एक ही रास्ता है, सीधा हमला। जैसे ही वे मुझे देखेंगे, वह दिव्य हथियार लेकर मेरे ऊपर छिपकर वार करेंगे। वीर प्रताप ने सोचा, अगर कोई और चारा नहीं तो यही करना पड़ेगा। ठीक उसी वक्त जब वह दासी को बुलाकर सैन्य सभासदों को बुलवाने वाला था, एक रक्षक हड़बड़ाता हुआ आंगन में दौड़ा आया, राजकुमार, महल के बाहर बहुत से अज्ञात लोग खड़े हैं। वे कहते हैं कि वे सूर्यास्त तलवार संप्रदाय और ताइचू दिव्य मंदिर से आए हैं। ये सुनकर वीर प्रताप चौंक गया। सूर्यास्त तलवार संप्रदाय और ताइचू दिव्य मंदिर, वे इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? उसने तो सोचा था कि समुद्र पार से आने वाले इन दो संगठनों से संपर्क में कम से कम आधा साल लगेगा, मगर 3 महीने से भी कम में वे आ धमके। शुरू से ही उसने नहीं सोचा था कि इस युद्ध में ये दो शक्तियां भूमिका निभाएंगी, मगर अब जब वे आ गए तो हालात बदल गए। बस यह नहीं पता कि आए हुए लोगों में कितने छद्म देवता और महागुरु हैं। वीर प्रताप ने तुरंत कहा, उन्हें फौरन आंगन में ले आओ। जी राजकुमार। थोड़ी देर बाद रक्षक 2 मजबूत कद काठी वाले, सफेद बालों वाले सम्मानित वृद्धों को आंगन में ले आया। जैसे ही वे 2 वृद्ध प्रकट हुए, युन शियान की भौहें सिकुड़ गईं और वह तुरंत सतर्क हो गई। उसी पल श्वानयुवान चाओगे अचानक आंगन में प्रकट हो गया। उसने हाथ नहीं उठाया, मगर उन 2 वृद्धों पर सतर्क निगाहें गड़ाए खड़ा रहा। तभी वीर प्रताप ने जल्दी से अपनी प्रणाली से उनकी पहचान जांची। नाम, मुहुनगुआंग। पद, ताइचू दिव्य मंदिर का मंदिराध्यक्ष। शक्ति, स्वर्गीय मानव क्षेत्र। वफादारी, 100। नाम, शियातियानयुवान। पद, सूर्यास्त तलवार संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख। शक्ति, देवता। वफादारी, 100। यह है। दोनों की जानकारी देखकर वीर प्रताप एक पल को स्तब्ध रह गया। उसने तो सिर्फ उनसे संपर्क स्थापित करने का आदेश दिया था, मगर यह नहीं सोचा था कि दोनों संप्रदाय प्रमुख खुद मिलने आ जाएंगे। संभलकर वीर प्रताप ने तुरंत कहा, दोनों दूर से आए हैं, रास्ता कठिन रहा होगा। शियातियानयुवान और मुहुनगुआंग ने एक साथ झुककर प्रणाम किया, फिर एक के बाद एक बोले। सूर्यास्त तलवार संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख शियातियानयुवान, युवा स्वामी को प्रणाम। ताइचू दिव्य मंदिर का मंदिराध्यक्ष मुहुनगुआंग, युवा स्वामी को प्रणाम। इन शब्दों को सुनकर श्वानयुवान चाओगे ने राहत की सांस ली, अपने ही लोग थे। मगर युन शियान का मन अशांत हो उठा। हालांकि दोनों वृद्धों ने अपनी ऊर्जा छिपा रखी थी, मगर वह महसूस कर रही थी कि दोनों देवता स्तर के शक्तिशाली हैं। इस दुनिया में देवता स्तर के योद्धा बहुत मूल्यवान होते हैं। अब एक साथ 2 देवता प्रकट हुए और वे वीर प्रताप को प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें युवा स्वामी कहकर सम्मान दे रहे हैं, मानो वे वीर प्रताप के अपने लोग हों। ये कैसे संभव है? वीर प्रताप के पास पहले से ही एक देवता है और अब 2 और। यह विद्रोही शिष्य आखिर कौन है? इस निचली दुनिया में इतने देवताओं से संबंध कैसे जोड़ लिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए न। इसके अलावा वह इस दुनिया में कई साल से है, मगर ताइचू दिव्य मंदिर और सूर्यास्त तलवार संप्रदाय का नाम कभी नहीं सुना। ये 2 शक्तियां अचानक कहां से आ गईं? युन शियान को अचानक लगा कि शायद उसने किसी उच्च कुल से गिरे हुए किसी कुलीन पुत्र को उकसा लिया है। तभी वीर प्रताप ने युन शियान की ओर देखा और कहा, गुरुमा, मेरे पास कुछ काम है। जो बात पहले हुई थी उस पर कल चर्चा करेंगे। ये कहकर वीर प्रताप ने शियातियानयुवान और मुहुनगुआंग से कहा, संप्रदाय प्रमुख शिया, मंदिराध्यक्ष मु, मेरे साथ चलिए। फिर वह दोनों को लेकर अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ गया। उनके जाते हुए पीठ को देखकर युन शियान गहन विचार में डूब गई, मानो कोई गहरी बात सोच रही हो। वीर प्रताप ने शियातियानयुवान और मुहुनगुआंग को लेकर अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। वहां बैठकर उनसे सूर्यास्त तलवार संप्रदाय और ताइचू दिव्य मंदिर की वर्तमान स्थिति समझी, साथ ही सूर्यास्त द्वीप और ताइचू द्वीप के विकास के बारे में भी मोटी मोटी जानकारी ली।
इन दोनों संगठनों की बातें सुनकर वीर प्रताप के मन में एक और सवाल उठा। उसने शिया तियानयुआन और मू हुनगुआन की ओर देखा, फिर संप्रदाय प्रमुख शिया से बोला, संप्रदाय प्रमुख शिया, आपने कहा कि आप दोनों संगठन 1000 साल से इस दुनिया में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं बहुत उत्सुक हूं, ये बात आप क्यों कह रहे हैं? अब तक वीर प्रताप ने कभी प्रणाली से बुलाए गए लोगों की पृष्ठभूमि गहराई से नहीं टटोली थी। उसे लगता था कि प्रणाली कुछ बातों पर रोक लगा देगी, मगर इस बार जिज्ञासा इतनी प्रबल हो गई कि वह रुक नहीं सका, चाहे प्रणाली रोके या न रोके। प्रश्न सुनकर शिया तियानयुआन ने उत्तर दिया, युवा स्वामी को रिपोर्ट करता हूं, हमारे संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार सूर्यास्त तलवार संप्रदाय और ताइचू दिव्य मंदिर के पूर्वज इस दुनिया के मूल निवासी नहीं थे। यहां आने पर वे गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें पता था कि युवा स्वामी निश्चित रूप से इस दुनिया में आएंगे, इसलिए उन्होंने दस्तावेज छोड़े कि हम आपकी प्रतीक्षा करें, और इस तरह 1000 साल बीत गए। ये सुनकर वीर प्रताप चौंक गया, फिर एक पल रुका। अब समझ आया कि प्रणाली ने रोक क्यों नहीं लगाई। प्रणाली की व्यवस्था वाकई निर्दोष थी। ताइचू दिव्य मंदिर और सूर्यास्त तलवार संप्रदाय के पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए जितना पूछे ज्यादा कुछ पता नहीं चल सकता था। वीर प्रताप ने इस विषय पर और समय गंवाना उचित नहीं समझा। उसका ध्यान अब मुख्य काम पर केंद्रित हो गया, महान सम का सिंहासन हथियाना। ये सोचकर उसने दोनों से कहा, संप्रदाय प्रमुख शिया मंदिराध्यक्ष मू, आपका समय पर आना बहुत अच्छा हुआ। मैं राजधानी पर हमला करके महान सम का सिंहासन छीनने की योजना बना रहा हूं। आप दोनों की मदद से यह काम बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। शिया तियानयुआन ने तुरंत कहा, यह हमारा कर्तव्य है। तभी मू हुनगुआंग ने बीच में टोका, युवा स्वामी, यहां आने के रास्ते में हमें महान सम की सीमा में राक्षस संप्रदाय की मौजूदगी का पता चला। ये सुनकर वीर प्रताप का दिल धड़क उठा। फिर उसने पूछा, आप लोग साल भर दक्षिण पूर्वी समुद्र में रहते हैं, तो क्या आपको राक्षस संप्रदाय के बारे में पता है? हाँ, शिया तियानयुआन ने कहा, राक्षस संप्रदाय के कुछ सदस्य ताइचू द्वीप और सूर्यास्त द्वीप पर उपद्रव करने आए थे, मगर हमने उन्हें खदेड़ दिया। वीर प्रताप ने आगे पूछा, क्या आपको ताइन दिव्य संप्रदाय का नाम मालूम है? ये नाम सुनते ही शिया तियानयुआन और मू हुनगुआन ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर मू हुनगुआन बोला, हाँ, ताइन दिव्य संप्रदाय ने कई बार ताइचू द्वीप और सूर्यास्त द्वीप पर हमला किया था, मगर 500 साल पहले हमारे समुद्र के दोनों बड़े संगठनों ने एकजुट होकर उनके बहुत से विशेषज्ञों को मार डाला, यहाँ तक कि उनका संप्रदाय प्रमुख भी हमारे हाथों मारा गया। वीर प्रताप ने शांत स्वर में कहा, हाल ही में ताइन दिव्य संप्रदाय फिर सक्रिय हो गया है और उनका संप्रदाय प्रमुख पुनर्जीवित हो चुका है। यह मू हुनगुआंग और शिया तियानयुआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ताइन दिव्य संप्रदाय का प्रमुख फिर जीवित हो सकता है। संभलकर दोनों ने एक साथ कहा, युवा स्वामी, आप निश्चिंत रहें। हम ताइन दिव्य संप्रदाय को नष्ट करने का कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे, आपकी चिंता दूर करेंगे। वीर प्रताप ने हल्के से सिर हिलाया और पूछा, इस बार महान सम में आपने कितने महागुरु साथ लाए हैं? मू हुनगुआंग ने पहले जवाब दिया, ताइचू दिव्य मंदिर ने इस बार 2 एकता क्षेत्र के वृद्ध और 10 महागुरु साथ लाए हैं। मू हुनगुआंग के बोलते ही शिया तियानयुआन बोला, सूर्यास्त तलवार संप्रदाय ने 1 एकता क्षेत्र का वृद्ध और 13 महागुरु साथ लाए हैं। ये सुनकर वीर प्रताप एक पल को ठिठक गया। जब प्रणाली ने पहले इन दोनों संगठनों को पुरस्कार दिए थे, तब कहा था कि कई महागुरु हैं। तब वीर प्रताप को लगा था कि कई का मतलब बस कुछ ही होंगे, शायद 10 से ज्यादा नहीं। उसे लगा था कि प्रणाली ने पहले ही देवता और छद्म देवता दिए हैं, इसलिए महागुरुओं की संख्या कम महत्वपूर्ण लगी होगी, इसीलिए प्रणाली ने संख्या पर ज्यादा जोर नहीं दिया। मगर अब लगता था कि उसकी समझ गलत थी। ताइचू दिव्य मंदिर और सूर्यास्त तलवार संप्रदाय ने इतने महागुरु साथ लाए, साफ दिखता है कि प्रणाली का कई महागुरु वाकई कई था। संभलकर वीर प्रताप ने उत्सुकता से पूछा, आपके दोनों संगठनों में कुल कितने महागुरु हैं? मू हुनगुआंग ने पहले कहा, युवा स्वामी को रिपोर्ट करता हूं, जब मैं ताइचू दिव्य मंदिर से निकला तब कुल 50 महागुरु थे। वीर प्रताप का दिल धड़क उठा। उसकी नजर तुरंत शिया तियानयुआन पर गई, जिन्होंने कहा, सूर्यास्त तलवार संप्रदाय में कुल 75 महागुरु हैं। वीर प्रताप लंबे समय तक चुप रहा। प्रणाली ने शुरू से कहा था कि जैसे जैसे उसके बच्चे बढ़ेंगे, वैसे वैसे संतान से मिलने वाले पुरस्कार और बड़े होंगे।
मगर इस बार इतनी विशाल शक्तियां मिलेंगी, यह उसने कभी नहीं सोचा था। महान राजवंशों के खुले तौर पर घोषित महागुरुओं की कुल संख्या शायद ताइचू दिव्य मंदिर के एक संगठन जितनी भी नहीं होगी। वीर प्रताप ने हैरानी से पूछा, आपके दोनों संगठनों में इतने महागुरु कैसे हैं? ये सवाल सुनकर मु हुनगुआंग और शिया तियानयुआन ने एक दूसरे को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वीर प्रताप ये पूछेगा। शिया तियानयुआन ने उलझन से पूछा, युवा स्वामी यह क्यों पूछ रहे हैं? वीर प्रताप ने साफ कहा, अभी सभी बड़े राजवंशों के खुले तौर पर स्वीकृत महागुरुओं की कुल संख्या शायद ताइचू दिव्य मंदिर के महागुरुओं से भी कम होगी। यह है। अब शिया तियानयुआन और मु हुनगुआंग को समझ आया कि वीर प्रताप ने ऐसा क्यों पूछा। शिया तियानयुआन ने कहा, युवा स्वामी, हम दोनों संगठन हमेशा से सूर्यास्त द्वीप और ताइचू द्वीप पर रहे हैं। हमें बड़े राजवंशों की खास जानकारी नहीं है। हम 1000 साल से शांतिपूर्वक विकास कर रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इतने महागुरु हो गए। इसके अलावा ताइन दिव्य संप्रदाय के आक्रमण का मुकाबला करते हुए हमने भी बहुत से महागुरु खोए हैं। वीर प्रताप फिर सोच में डूब गया। या तो बड़े राजवंशों के छिपे हुए महागुरुओं की संख्या उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा है, या कोई बड़ी घटना घटी जिससे महागुरुओं की संख्या तेजी से घटी। सोचते सोचते वीर प्रताप को एक पुरानी बात याद आई। रहस्यमय चंद्र महल के एक देवता ने बड़े राजवंशों के महागुरुओं पर कत्लेआम किया था। बचे हुए महागुरु इतने डर गए कि छिप गए। क्या यही कारण है कि बड़े राजवंशों में महागुरु कम है? ये सोचकर वीर प्रताप ने विषय छोड़ दिया और कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ताइचू दिव्य मंदिर और सूर्यास्त तलवार संप्रदाय के शिष्यों से मिलता हूँ। शिया तियानयुआन और मु हुनगुआंग ने एक साथ कहा, जी युवा स्वामी। मु हुनगुआंग और शिया तियानयुआन के मार्गदर्शन में वीर प्रताप उन लोगों से मिला जो वे ताइचू दिव्य मंदिर और सूर्यास्त तलवार संप्रदाय से लाए थे। उन्हें देखते ही वीर प्रताप फिर चौंक गया। सूर्यास्त तलवार संप्रदाय और ताइचू दिव्य मंदिर से आए लगभग सभी लोग महागुरु थे। आधे कदम महागुरु बहुत कम थे और 9वीं श्रेणी से नीचे कोई नहीं। वीर प्रताप सोचने लगा, इस शक्ति के साथ शायद अग्नेयास्त्रों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी महान राजवंशों को एकजुट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।